जय हिंद दोस्तों। जो हमारा ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम है दोस्तों, ये मान चलना आप लोग का जो एग्जाम अप्रैल महीने या मई महीने के पहले वीक में आप सभी का वहां पे करा दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा कि नोटिफिकेशन भी आपका आने वाला है। तो दोस्तों जिन बच्चों के एज यहाँ पे है, जिनके फॉर्म वहां पे अप्लाई हो जाएंगे, तो वो सारे बच्चे जितना हो सके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस वहां पे जरूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दो बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो यही आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के वहां पूछे जाते हैं, और सेकंड बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2018 में जो आपका लखनऊ में रिलेशन भर्ती का पेपर वहां पे हुआ था, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस आपके करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं टोटल यहाँ पे 100 सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर ये 100 सेट आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो एक भी क्वेश्चन यहां से आपको बाहर नहीं जाएगा, और अब आपको दोस्तों इधर उधर भटकने की जरूरत भी वहां पे नहीं है। मैंने कंप्लीट जो आपके न्यू पैटर्न नोट्स ऑलरेडी वहां बना दिए, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, इनके मैंने शॉर्ट नोट्स वहां पे तैयार किए, ताकि जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि इतना टाइम अब आपके पास वहां पे नहीं बच रहा है, तो बस ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दे रखे वो एक बार नोट्स तैयार कर लेना, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करके अपने एग्जाम में बैठ जाना। आपके पेपर यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। बस अगर तैयारी करनी, अगर आपको एग्जाम निकालना, तो नोट्स एक बार जरूर आप तैयार करके वहां पे जाना। और सारे नोट्स मैंने आपके ऑलरेडी एप्लीकेशन वहां पे अपलोड कर दिए। अगर आपके पास अभी भी ना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं कंप्लीट नोट्स अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जीके में क्या पूछा गया था, ये बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर वहां पे क्या थी। दोस्तों आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो आपके 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनके कम से कम आपको डेट पता होने चाहिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आपकी वहां पे लागू हुई थी। तो इसके आपके क्या दिया जा रहा है, 2.6 है, 4.2 है, 2.1 है और 3.6 है। तो यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले, अगर आपने 35 तक आपके यहाँ पे सही चल रहे हैं तो मान चलना तैयारी सही चले, लेकिन फाइनल के लिए टारगेट कम से कम आपको 40 प्लस क्वेश्चन वहां बना के चलना है। अगर आपने वो नोट्स भी तैयार कर लिए, आप घर बैठ के भी 45 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे ले आओगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं केवल आपको वो चीजें बता सकता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, सर हम इसमें कहेंगे 3.6%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आपका सीधा सीधा यहां पे हो जाता है। दोस्तों अभी मैंने बताया पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल आपको यहां पता होना चाहिए। जैसे कि एक पहले ये पता होना चाहिए जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल क्या वहां पे था और इसका उद्देश्य क्या था। ज्यादातर आपकी पहली और दूसरी तीसरी, इसके बाद आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले का कार्यकाल आप सीधा सीधा बता दे रहे हैं, सर हम बताएंगे इसका कार्यकाल हो जाएगा 1951 से लेके 1956, ये कार्यकाल यहाँ पे हो जाता है। और इसका उद्देश्य दोस्तों मेन क्या था वहां पे कि कृषि पर फोकस, इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे आपका था। इसके बाद जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना हमसे पूछा जाता है, इसका कार्यकाल हम बताते हैं 1956 से लेके 61 था। और ये पंचवर्षीय योजना आपकी कौन से मॉडल पे आधारित थी, ये हमसे पूछा जाता है। तो मॉडल कौन से बताओगे यहाँ पे, महालोनोबिस, इस मॉडल पे दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित वहां पे हो जाती है। अब इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या था, जो भारी उद्योग थे उस पे आपका फोकस वहां पे किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों एक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका 1961 से लेके 1966। इसका आपका मेन फोकस किस पे था, आपका मेन फोकस था आपका आत्मनिर्भरता पे, मेन फोकस था आत्मनिर्भरता पे। लेकिन ये आपकी मान लो आपके सफल नहीं हो पाई थी, क्योंककि हुआ क्या था दोस्तों यहाँ पे 1962 में आपका चीन के साथ युद्ध हो गया था। चीन के साथ कब युद्ध हुआ था, आप कहोगे 1962 में। इसके बाद दोस्तों अगले ही साल आपका यानी आपका 1965 में आपका पाकिस्तान के साथ वहां पे युद्ध आपका हो गया था। इसके कारण ये आपकी पंचवर्षीय योजना आपकी पूरी वहां पे सफल नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ जो आपका योजना अवकाश कब वहां पे था। योजना अवकाश आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से वर्ष थे जहां पे पंचवर्षीय योजना आपकी लागू नहीं की गई थी, यानी जो आप 5-5 साल की योजनाएं होती वहां पे वार्षिक रूप से आपकी लागू की गई थी, यानी वार्षिक पंचवर्षीय योजना आपकी वहां पे चल रही थी। तो वो 3 साल वहां पे क्या हो जाएंगे,
तो वो बताओगे 1966 से लेके आपका 1969 ये आपके 3 आपके ऐसे वर्ष थे जहां पे वार्षिक पंचवर्षीय योजना आपकी वहां पे चल रही थी। अब इसके बाद एक आप 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, जो हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन थी, वो 12वीं नंबर। ये आप याद करना, इसका कार्यकाल बताओगे 2012 से लेके 2017 ये कार्यकाल निर्धारित किया गया था। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ क्या था, 2015 में पंचवर्षीय योजनाएं जो आपकी लागू होती थी ये आपकी पूरी तरह से वहां बंद कर दी गई थी। इसके बाद हुआ क्या, नीति आयोग ने इसकी जगह वहां पे अब ले लेता है, यानी पंचवर्षीय योजना आपकी स्थगित करके आपका नीति आयोग आपकी लागू कर देगी। तभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग कौन से वर्ष में आपकी लागू की गई थी, हम लोग क्या बोलेंगे 2015। तो ऐसे जो आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आप तैयार करके जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। और रिपीट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते हैं, और क्या चीज पूछी जा सकती है वो सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलता रहूंगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई है। तो दोस्तों जो आपकी ये स्थापना भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं कुछ अभी बताऊंगा भी कौन सी स्थापना कब वहां पे हुई और कैसी चीजें आपसे वहां पूछी जा सकती हैं। तो लखनऊ है, कलकत्ता है, सूरत है, पूना है। तो आंसर क्या बताना है, आप कहोगे सर हम कलकत्ता बताएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ का इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे क्या बताओगे, यानी इंडियन एसोसिएशन की जो आपकी स्थापना हुई थी दोस्तों ये आपकी हुई थी 1876 में हुई थी। किसने स्थापना की थी, आप यहाँ पे बताओगे सुरेंद्र नाथ। किसका नाम बताओगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम बताओगे, इनके द्वारा इसकी स्थापना वहां पे की गई थी। अब देखो और स्थापना क्या हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, जैसे कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि ये बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब वहां पे हुई थी, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में कहां पे, बॉम्बे में इसकी स्थापना वहां पे की गई थी। किसके द्वारा हुई थी आप बताओगे, ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम का नाम यहाँ पे याद कर ला, इनके द्वारा स्थापना वहां पे हुई। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा ये बताओ आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, कहाँ हुई, बॉम्बे में हुई, किसके द्वारा हुई, ए.ओ. ह्यूम। ये सारे चीज तैयार करना, एग्जाम में आपके देखा होगा कि जब आप प्रैक्टिस वहां पे करते भी होंगे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां दिख रहे होंगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक और इंपॉर्टेंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए अच्छा हमें ये बताओ अखिल भारतीय, अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय आपको जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना कब वह हुई और कहां पे हुई, ये दो चीज पता जरूरी वहां पे। तो इसकी स्थापना कब बताओगे, आप कहोगे 1906 में बताएंगे, कहां पे हुई थी, हम कहेंगे ढाका में। कहां पे हुई थी, ढाका में आपकी ये हुई थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आपका आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई और कहां पे हुई थी, तो इसकी स्थापना कब बताओगे, 1925 में आप बताओगे स्थापना हुई है। कहां पे हुई थी, नागपुर में। कहां पे हुई थी, नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और हमारी हो जाती हैं, जैसे कि आपका एक योजना आयोग, तो आपको पता ही होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी और कब बदल के नीति आयोग वहां पे हुआ, जो हमारे क्वेश्चन इसके पहले वाला भी हमने देखा था वहां पे। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों तीनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों हमारे पेपर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको तैयारी भी वहां पे करते हुए चलना है। बताओ मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, देखो जो आपकी ये नृत्य अकादमी है, 2-3 नृत्य अकादमी ऐसी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर रिपीट आपका होता है। यहाँ इम्फाल है, थौबल है, चंदेल है, उखरोल है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा गया और पेपर में क्वेश्चन दिखेगा भी वहां पे, तो आप प्रैक्टिस जरूर करते चलो। मैं बार बार कह रहा हूं आपका, अब ये ना वेट करना कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तब हम तैयारी करेंगे। जो नोट्स आपको दे रखे बस आपको वो तैयार कर लेने। अगर आपने तैयार कर लिया, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो नोट्स जरूर वहां पे तैयार करना। यकीन मान चल जब पेपर में बैठोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां भी कर रहे होगे ना, आप खुद ही कह रहे होगे सर हाँ यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहे हैं, या अगर आपने ऑलरेडी पहले पेपर वहां पे दे रखे होंगे, तो अगर ये नोट्स वहां पे तैयार कर रहे होगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा हाँ
हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखते हैं। तो राइट आंसर आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर इम्फाल बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट ये नोट कर लेना, कभी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा गया, अच्छा हमें बताओ कथक केंद्र का अगर नाम पूछा जाए, ये अकादमी कहाँ पे है? एक और ये बता दो, अच्छा हमें इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है कि संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी अगर ये आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे आपका हो जाता है? तो कथक केंद्र का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आप कहोगे ये आपका स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? हम कहेंगे दिल्ली में, जो कथक नृत्य की आपकी राष्ट्रीय अकादमी हो जाती है। संगीत नाटक अकादमी हमसे पूछा गया तो ये भी आप कहाँ कहोगे? ये भी आप दिल्ली में आप कहोगे। ये दोनों के दोनों आपकी दिल्ली में स्थित हो जाती है और क्वेश्चन ये पूछे भी जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी आपकी कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आप कहोगे दिल्ली में आपका स्थित यहाँ पे हो जाता है। अब निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? देखो नहीं वाले आप तभी आंसर दे पाओगे कि जो आपके सार्क संगठन जितने देश वहां पे होंगे अगर उनके नाम आपको पता है तब इसका आंसर आपसे बन पाएगा। तो इसमें बताओ पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, कौन सा सार्क का सदस्य वहां पे नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो पहले तो आप ये बताओ यहाँ पे कि जो आपके सार्क संगठन की यहाँ बात की जा रही है, जिसे हम लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के नाम से वहां पे जानते हैं, इसकी स्थापना कब वहां पे हुई थी? आप कहोगे 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। अब कहां पे इसकी स्थापना हुई थी? आप कहोगे ढाका में। कहां पे हुई थी? आप कह दो कि इसकी स्थापना ढाका में वहां पे की गई थी। अब इसके सदस्य देश अगर पूछे जाए सार्क में कुल कितने देश हैं वहां पे, तो आप कहोगे सर हम कहेंगे 8 देश यहाँ पे आपके हो जाते हैं। कौन कौन से ये 8 देश होते हैं यहाँ पे? जैसे आपने कहा अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका और एक आपका अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान आपका 2007 में इसमें आपका शामिल हुआ था। यहाँ पे हमने देखा चीन का नाम हमारा नहीं आया था, तो हम क्या कहेंगे सार्क जो संगठन है इसमें चीन देश हमारा नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो सार्क संगठन है इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो हम हेडक्वार्टर कहाँ कहेंगे? आप कहोगे काठमांडू इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर। ये काठमांडू कहाँ पे है? हम कहेंगे नेपाल देश में आपका काठमांडू स्थित वहां पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान को के तौर पे वहां पे जाना जाता है, किसके घर के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है? तो जो आपके ये राष्ट्रीय उद्यान है यानी स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है हमारा उद्यान, वो तैयार करके जरा हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में है और इस बार भी आपके पेपर में वहां पे दिखेगा, अच्छे से तैयार वहां पे कर लेना। तो यहाँ पे दिया गया गैंडा के लिए, मगरमच्छ के लिए, शेर के लिए, हंगुल के लिए। तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया तो आप क्या कहोगे? सर हम क्या कह देंगे? हम कहेंगे हंगुल के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाता है। और कुछ में जो आपके इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको तैयार अच्छे से करना। जैसे हमारा जिम कॉर्बेट है, कौन सा? आप कहोगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आप कहोगे जैसे यहाँ पे काजीरंगा, काजीरंगा आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट है जैसे गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये हमारा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। एक और बताना जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या बताया आपने? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ये और एक आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा हो जाता है। अगर जिम कॉर्बेट हमसे पूछा जाए ये कहाँ पे स्थित है, हम कहेंगे उत्तराखंड में आपका स्थित हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब वहां पे हुई थी? आप कहोगे 1936 में इसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी। अब ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे बाघों के लिए प्रसिद्ध आपका हो जाता है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस वजह से ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। काजीरंगा में आप क्या बताओगे? ये कहां पे स्थित हो जाएगा? आप कहोगे ये आपका असम राज्य में। कहां पे? असम राज्य में स्थित हो जाता है। किसके लिए फेमस आपका हो जाएगा? आप कहोगे एक सींग वाला जो गेंडा है, वो एक सींग वाले
गेंडों के लिए काफी ज्यादा चर्चित में आपका ये हमेशा वहां पे रहता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हम कहेंगे गुजरात राज्य में हो जाता है, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ये कहाँ पे बताओगे, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे कहोगे, हम कहेंगे मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा, जो टाइगर रिवेज, बारहसिंघा और हिरण के लिए वहां पे जाना जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है आपका ये। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब वहां पे दिया। यानी जैसे आपके उपनाम पूछे जाते, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी क्यों कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो जनरल याहा खान है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जनरल आयूब खान है। तो पेपर में आए किसका नाम बताओगे आप वहां पे, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर हम कहेंगे जनरल आयूब खान का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो जनरल आयूब खान थे यहाँ पे, ये उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इन्होंने जब आपका 1960 में, जब आपका दोस्तों 1960 में इंडो पाक आपका एथलेटिक मीट में मिल्खा सिंह जब वहां पे जीते थे, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा, मिल्खा सिंह को कौन सी उपाधि दी थी वहां पे, ये कहा कि फ्लाइंग सिख की उपाधि वहां पे आपकी दी गई थी। अब जैसे अभी मैंने क्या कहा था, जैसे महात्मा गांधी हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इनको, अच्छा ये बताओ राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता जो उपाधि है ये किसने वहां पे दी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने वहां पे दी थी। तो किसने वहां पे दी थी, आप कहोगे सर हम कहेंगे 1944 में, 1944 में किसके द्वारा दी गई थी, आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि वहां पे दी गई थी, इनको दी गई थी राष्ट्रपिता की उपाधि वहां पे दी गई थी। और जैसे कुछ उपाधियां आपको पता होने चाहिए, जैसे कि देखो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ हम लौह पुरुष किसे कहते हैं, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो लौह पुरुष किसको कहा जाएगा, आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से हम लौह पुरुष से के नाम से, उपनाम से किसको जानते हैं, तो किसका नाम बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये अगर पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ हम चाचा नेहरू किसको कहते हैं, चाचा नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को नाम अब बताओ, क्यों, इन्हें क्या था, बच्चों से प्रेम था, इस वजह से इन्हें चाचा नेहरू की उपाधि वहां पे दी गई थी। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ आयरन लेडी, आयरन लेडी किसको कहा जाता था, किसका नाम बताओगे, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए मिसाइल मैन, जैसे पूछ रहे मिसाइल मैन किसको कहा जाता था, तो किसका नाम बताओगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके दिखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे या तो आप खुद ही देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं वहां पे। और दूसरी यहाँ पे ये जो आपके नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सारे में न्यू पैटर्न नोट्स आपके कंप्लीट वहाँ पे करा दिए, और ये सारे नोट्स आपके एप्लीकेशन मैंने आज ही वहाँ पे अपलोड करा दिए हैं कि जो आपका 2026 में एग्जाम लगने वाला, ज़्यादा टाइम वहाँ पे आपके पास नहीं बचा है। तो ये सारे नोट्स जितने आपको दिए जा रहे सारे तैयार कर, सारे न्यू पैटर्न नोट्स मैंने कल ही वहाँ पे अपलोड वहाँ पे कराए, और सारे आपके दोबारा आपके जैसे कुछ चीज़ें आपकी नई अपडेट वहाँ पे वो भी सारे मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। और साथ दोस्तों यहाँ पे फ्री में आपके 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट वही ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पेपर वहां पे हो चुके हैं। तो ये सारे आपके कंप्लीट नोट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ कंप्लीट नोट्स यहां अपलोड हो गए। सारे हैंडेड नोट्स मैंने खुद बना के वहां पे अपलोड कराए कि आपको नोट्स बनाने ना पड़े, बस इनकी फोटो कॉपी निकला के तैयारी अभी से करने वहां पे लग जाना। और यहाँ पे सही इसी फोल्डर में आपके 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ये फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसी में सारे नोट्स भी दिख जाएंगे और इसी के अंदर आपके 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो एग्जाम के पहले एक बार तैयार जरूर आप वहां पे कर लीजिएगा।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? देखो, जो आपके अवशिष्ट मामले कैसे मामले होते हैं, ना केंद्र सरकार के पास है ना राज्य सरकार के पास है। अब इनमें कानून बनाने का अधिकार हमसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के पास है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, या राज्य सरकार के पास है, तो वो किसके पास वहां पे होगा? तो आप क्या कहोगे? हम कहेंगे केंद्र सरकार के पास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी भारतीय संविधान जो 7वीं अनुसूची में जो आपके अवशिष्ट मामले होते हैं, यानी जो ना तो संघ के पास है ना राज्य सूची में आते हैं, उनमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद के पास, यानी केंद्र सरकार के पास उसका अधिकार वहां पे आपका होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र सरकार पे आपको टिक वहां पे कर देना है। आप बताइए, भारतीय संविधान का जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये को कहा गया कि भारत का एक है, इसको क्या कहा गया? भारत का एक है, बताओ क्या कहा गया था? कि ये बातों सेक्युलर है, कुलीन है, पूंजीवादी है, या पे कुलीन तंत्र यहाँ पे हो गया। क्या आपको क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक है? भारत कैसा एक आपका है? क्या चीज वहां पे कही गई थी? तो आप क्या कहोगे? क्या कहा गया वहां पे? यहाँ पे कहा गया है सेक्युलर आपका कहा गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानता, यानी ये आपका समान धर्म को मानता है, यानी सभी धर्म इसके लिए आपके समान है, यानी धर्मवाद इसमें वहां पे नहीं आता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? देखो, सीधा सीधा ध्यान रखना, जो आपका सेक्युलर का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इसका क्या मतलब हो जाएगा? आप कहोगे राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म आपका नहीं है, यानी सभी धर्मों को समान समाज के लिए वहां पे जाना जाता है। और कौन से अनुच्छेद में इसकी बात वहां पे की गई? अनुच्छेद नंबर ये 25 या 28 में आपका जुड़ा हुआ वहां पे हो जाता है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, उस राज्य जितने भी लोग रहेंगे उसमें जो जितने लोग वहां पे, और वो जिस धर्म को मानना चाहे अपना धर्म वहां पे मान सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? नृत्य तैयार करना, नृत्य से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, होली है, नवरात्रि है। तो आप क्या बताओगे आंसर इसका? आप कहोगे सर हम कह देंगे क्या? गणेश चतुर्थी कहोगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो हम इनके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे रहे। आप ये मान चलो आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, पेन और कॉपी लेके बैठना, आप खुद बाद में देखना कि हमारा स्कोर कितना हुआ, कि जीके में हमारा क्या स्कोर हो रहा है, मैथ में स्कोर क्या हो रहा है, आपका साइंस में क्या स्कोर वहां पे हो रहा है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके हमें किस पे ज्यादा ध्यान वहां पे आपको देना है। तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे गणेश चतुर्थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इसका यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों आप देखा होगा कुछ नृत्य हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अच्छा आप ये अगर पूछ लिया जाए, ये बताओ जो आपका भरतनाट्यम है, सीधा सीधा क्या पूछेगा? भरतनाट्यम ये कौन से राज्य में नृत्य आपका होता है भरतनाट्यम का? या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कथक हो गया ये कौन से राज्य में वहां पे होता है? एक अगर आपसे पूछ लिया जाए कथकली का बता दो, कथकली कौन से राज्य में आपका मनाया होता है? एक अच्छा ये बताओ कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा, कुचिपुड़ी अगर हमसे पूछा जाए कौन से राज्य में होता है? एक अच्छा से एक और बता दो, आपका मोहिनी अट्टम हो गया, कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य में होता है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कौन से राज्य में नृत्य वहां पे होते हैं अगर पूछा गया। तो आपसे अगर जो भरतनाट्यम का दिया जाए यहाँ पे हम क्या बताएंगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे तमिलनाडु। किसका नाम बताएंगे? तमिलनाडु का बताना। कथक में क्या बताएंगे? हम उत्तर प्रदेश का नाम बताएंगे। कथकली में क्या बताओगे? आप बताओगे केरल राज्य का आपका ये हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपसे पूछा जाए हम बताएंगे आंध्र प्रदेश का। कहाँ बता देंगे? आंध्र प्रदेश का आपको बता देना है, आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का पूछा गया फिर हम क्या कह देंगे? केरल का। कहाँ का? केरल का। यानी ये इन राज्यों में ये नृत्य आपके होते हैं और पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं आपके ये, तो तैयारी आप सही से यहाँ पे करते हुए चलिएगा। अच्छा ये बताओ औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पे वहां पे शासन किया। दोस्तों एक चीज ये पता होना चाहिए, आपका मुगल साम्राज्य यहां से भी अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि मुगल साम्राज्य किसके द्वारा वहां बनाया गया था। अब इस जो मुगल साम्राज्य वहां बना था, इनके जो कौन से ऐसे शासक थे
जो काफी ज्यादा फेमस थे, उनका कार्यकाल आपको वहां पता होना चाहिए। तो यहाँ बताओ औरंगजेब की, हमें ये पूछा गया है कि औरंगजेब का कार्यकाल क्या वहां पे था। तो आप ये बताओ, ये जो हमारे ऑप्शन में आपके दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे आप आंसर इनका दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं, मान चला तैयारी सही चले, बस मेंटेन किए रहना। लेकिन नोट्स एक बार जरूर आप तैयार जरूर करना, कि अगर आपको चाहना है कि हम 2026 में ही हमारा एग्जाम वहां पे निकल जाए, तो नोट्स जरूर आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें हम क्या बताएंगे, ये हो जाएगा आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी हो जाएगा किसका, औरंगजेब का कार्यकाल यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ अगर मुगल की बात कर लेते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम मुगल की ही यहाँ बात कर ले, तो इसमें दो तीन पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल की स्थापना कब वहां पे हुई थी। तो क्या बताओगे, मुगल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा वहां पे हुई थी, आप कहोगे बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी वहां पे हुई थी। इतना आपको पहले तो ये यहाँ पता होना चाहिए। अब ये मुगल काल में कौन से शासक फेमस है, उनका कार्यकाल अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहला अगर आपसे देखो बाबर का ही आपसे पूछ ले, किसका, बाबर का कार्यकाल। बाबर के बाद जैसे सेकंड नंबर पे आपके हुमायूं आ जाएंगे। हुमायूं का कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाता हुमायूं का। इसके बाद, इसके हुमायूं के बाद कौन आ गए, आपने कहा हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर आता है। अकबर के बाद कौन आएगा, हम कहेंगे अकबर के बाद आएंगे जहांगीर आएंगे। कौन आ जाएंगे, जहांगीर आ जाते हैं। जहांगीर के बाद कौन आएंगे, आप कहोगे शाहजहां। जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां। अब इसके बाद कौन आ जाएंगे, आप कहोगे औरंगजेब। यहाँ पे कौन आते हैं, औरंगजेब आपके आते हैं। अब इनके कार्यकाल हमें ये तो इनका एक क्रम हो जाता है, कैसे यहाँ पे शासन यहाँ पे इन लोगों ने किया था। तो बाबर का जो कार्यकाल हो जाएगा, क्या बताओगे, ये बताएंगे हम 1526 से ये 30 कार्यकाल इनका हो जाएगा। हुमायूं का अगर हमसे पूछा जाएगा, हम बताएंगे 1530 से लेके ये आपका 56 तक इनका कार्यकाल था। अकबर का कार्यकाल क्या था, आप कहोगे 1556 से लेके 1556 से लेके आपका हो जाएगा 1605, ये इनका कार्यकाल हो जाता है। जहांगीर की अगर बात की जाएगी 1605 से लेके आप 1627, ये इनका कार्यकाल हो जाएगा। शाहजहां का जो कार्यकाल था 1628 से लेके 1658 तक इनका कार्यकाल यहाँ पे होता है। औरंगजेब का क्या हो जाएगा, 1658 से लेके 1707, ये इनका कार्यकाल हो जाता है। तो ये इनका कार्यकाल का एक छोटा सा ब्यौरा वहां पे हो जाता है कि कितने साल तक इन लोगों ने वहां पे शासन किया था। अगर ये एग्जाम में मगर औरंगजेब का पूछा जा सकता है, तो हमसे किसी का भी अगर पूछा जाए, तो एक बार ये अगर देख ही रहोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। लेकिन ये एक जो क्रम यहाँ पे होता है, क्रम आपको कम से कम वहां पे पता होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे मैथ के सीधे सीधे पेपर वहाँ पूछे जाते हैं। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है, मैथ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर बेसिक आपकी सही है, 5 क्वेश्चन आपके जो मैथ के आएंगे बड़ी आसानी से उनके आंसर वहाँ पे दे लगे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना यहाँ पे आपका हो जाता है। इसका पार्श्व क्षेत्रफल बताइए कितना वहाँ पे आपका हो जाएगा, ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, बात हो रही हमारे घन की बात हो रही, दिया क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, ये होता है 6a² होता है। ये दिया गया 3456 के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वहां बता दो। इसका मान क्या होता है, हमें पूछा गया 4a² का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आप क्या करो, इस a² का मान आप निकाल लो। तो यहाँ पे a² बराबर कितना हो जाएगा, 3456 को 6 से आप भाग कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 576 हमारा निकल के आ गया। अब जब a² का मान 576 हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे 576 आप कर देना। इसका मान कितना वहां पे आ जाएगा, इसे गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2304 आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2304 हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या कह देंगे, 2304। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2304, 2304। तो मैथ बिल्कुल नॉर्मल आई, बस केवल फार्मूले पता होने चाहिए और इसके साथ आपको जो शॉर्ट ट्रिक पता होने चाहिए। और ये सारे जो जितने भी शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं, यानी मैथ का तो मान चला एक भी क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं जाएगा बाहर, लेकिन जो नोट्स दिए आप अच्छे से रट्टा मारते वहां पे चलिएगा। देखो
अगला मैथ क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में आपका 9,600 के ऋण को भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त वहां पे कितनी होगी। भाई कोई भी किस्त आपसे पूछ ले, कितना बड़ा भी अमाउंट दे दे, पर एक फार्मूला आप आसानी से याद कर लेना। वो फार्मूला क्या वहां पे हो जाएगा, सीधा सीधा आपको क्या करना, 100 गुणे, यानी कि जितने रुपए का आप यहाँ पे ऋण लोगे, जितने रुपए का आप यहाँ पे ऋण लोगे, यानी जितने रुपए का आप यहाँ पे ऋण आपने लिया वहां पे, ये आपको वहां पे लिख देना है। बटे में क्या करोगे, 100 गुणे, यहाँ पे सीधा करोगे टी। देखो टी यहाँ पे क्या होता है, यानी जो आपके वर्ष दिए जाए, कितने वर्षों में आपको ये किस्तें वहां पे देनी है, आप सीधा क्या लिख दो, ये टी यहाँ पे हो गया। इसके बाद सिंपल प्लस करोगे, फिर आर गुणे आपका टी हो जाएगा, ब्रेकेट टी -1 कर दोगे, बटे कर दोगे 2 यहाँ पे। ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लेना, बस लिख लेना कहीं पे। यहाँ से क्या होगा, देखो जो किस्त वाले सवाल आते हैं ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे काफी लंबा वहां पे चला जाता है, लेकिन ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो सारी वैल्यू सीधा सीधा इसी में रखोगे, आपका आंसर सीधा डायरेक्ट ही निकल के वहां पे आपका आ जाएगा। अब देखो जितना अमाउंट दिया गया हम लोग यहाँ पे रखेंगे, हम अपनी किस्त वहां पे निकालते हैं, क्या हमारी किस्त वहां पे बन रही है। तो कैसे सॉल्व करोगे, अभी मैंने बताया। तो 100 गुणे आपके यहाँ ऋण हमने कितना रुपए का लिया, आप कहोगे हमने लिया 9,600 ऋण कितने का आपका हो गया, 9,600 का आपका ऋण है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 9,600 रुपए का आपका ऋण यहाँ पे हो गया, बटे 100 किया, गुणे टी अभी मैंने बताया जितने वर्षों में, वर्षों की संख्या क्या आपकी है 5 वर्षों में, तो यहाँ पे आपने क्या किया 5 वर्ष रख दें, प्लस फिर आर, आर का मतलब होती है जो दर हमें दी गई, दर कितनी हमारी है 10%, यहाँ पे आप रखोगे कितना 10 गुणे टी का मान अभी मैंने बताया 5 रखोगे, टी -1, 5 में 1 कम कर दिया 4 आपका हो गया, यहाँ गुणे आप करोगे 4 कर दिया, बटे आपने 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो कितना यहाँ पे आपका हो रहा है, देखो 2 से काटा 2 दूना 4 हमारा हो गया, ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर आपका हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 96 करोगे 96, ये 4 जीरो हमारे यहाँ पे आपके हो गए, बटे में कितना हो गया, इधर आपका हो गया सिंपल सा 500 हो गया, और प्लस का यहाँ 5 दूना 10, ये आपका 100 ये आपका हो गया। तो ये आपके इतनी वैल्यू कितने निकल के आ गई, 5 दूना 10, ये हमारी 100 है, ये 500 है, टोटल हमने जोड़ के यहाँ पे लिख दिया 600, टोटल जोड़ के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 600 आपका लिख दिया। अब इसे सॉल्व करो, 2 जीरो सीधे सीधे आपके यहाँ पे कट गए। अब 6 से जैसे ही आप इसे यहाँ पे डिवाइड करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, आप कहोगे 1600 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया, कितना 1600 रुपए। तो आप क्या कह दोगे, हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो किस्त वाले के लिए ये सबसे बढ़िया फार्मूला है, एक बार लिख लेना, जब भी किस्त का सवाल है इस फार्मूले से लगाना। अब एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना, वहां पे जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सारे आप नोट करते हुए चलना। अगर आप ऐसे डायरेक्ट वहां पे लगा के देखना, ऐसा आंसर जल्दी आप ला भी नहीं पाओगे, और लाओगे तो बहुत लंबा आपकी वहां पे तरीके वहां पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, मूल राशि बताओ क्या वहां पे हो जाती है। मूल राशि बस सिंपल सा फार्मूला लगा दो, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। देखो फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ए बराबर हमारा होता है P1 + R बट्टे 100 की पावर, आपका 100 की पावर टी यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे ए क्या है, मिश्रधन है, पी हमारा मूलधन है, आर आपकी दर होती है, और टी क्या होता है, हमारा समय यहाँ पे हो जाता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो ये बता मूल राशि क्या हो जाएगी, यानी हमसे पी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो पी का मान इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखिए, पी का मान आपका सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। देखो ए बराबर हमें कितना दिया जा रहा है, ये दिया गया है 53,240 बराबर पी हमसे पूछा ही जा रहा है, ब्रैकेट में 1 + R का मान कितना आपको दिया जा रहा है, दर कितनी है 10%, 10 बटे आपने कहा 100, और समय कितना हमें दिया गया, समय आपका हो जाएगा 3 वर्ष समय दिया गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब देखो एक जीरो से जीरो कट गया, यहाँ 10 से 11, 11 बटे 10, यहाँ पे कितना हो गया बराबर P। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको हटा देते, गुणा ही लिख देते यहाँ पे,
10 एक के 10, 10 एक 11, 11/10, और 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.1, 1.1 का ये घात 3 हो जाएगा। जैसे 11 का वर्ग हम लोग करते थे कितना 1331 वहां पे होता था। अब अगर ए 1.1 गुड़े 1.1 गुड़े 1.1 करोगे तो गुड़ा तो आपका 1331 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद दशमलव आपका 3 अंक बाद वहां पे आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 53,240 बराबर पी गुड़े 1.331 आपका हो गया। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, आप सीधा कहोगे 53,240 जो आपका दिया गया है 1.331 से आप गुणा कर दो। अब इसे आप सोल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना आपका हो जाएगा। देखो ये दशमलव हटेगा तो हम क्या करेंगे, मान लो 3 जीरो और आपने यहाँ बढ़ा दिए। अब ये कितनी बार जाएगा, जैसे आप इसे कट करोगे यहाँ पे मान लो कितनी बार कट रहा है, आपने कहा 40 बार। यहाँ पे क्या 40 बार गुणे 100 किया, ये कितना निकल के आ गया 40,000 हमारा निकल के आ गया। तो आप क्या कह दोगे, उसके मूलधन कितना हमारा हो गया 40,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर आपका बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, आंसर आप सीधे सीधे वहां पे निकाल दो। अगर पेपर में वहां आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि हमें नहीं आ रही, कैलकुलेशन काफी ज्यादा आपकी जा रही, तो उस क्वेश्चन को आपको बाद में वहां पे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, जब अगर रिलेशन भर्ती का एग्जाम वहां पे हुआ तो ये मैथ के क्वेश्चन जो थे कैलकुलेट बहुत ले रहे थे वहां पे, ये टाइम ले रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को बाद में वहां पे सॉल्व करना था आपको वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया जा रहा है कि साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश माइनस साइन 60 अंश प्लस कॉस 30 अंश, ये बताओ किसके बराबर वहां पे आपका हो जाता है। अब देखो यहाँ पे साइन 30 है कॉस 60 है, तो ये बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, हम कहते हैं साइन 30 का मान 1/2 हो गया। कॉस 60 का मान कितना का हो गया, इसका भी मान आपका 1/2 आपका हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा, ब्रैकेट के आगे लिखा है माइनस लिखा है। फिर साइन 60 अंश लिखा है, साइन 60 का मान आपने कहा √3/2 हो गया। कॉस 30 अंश का मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या कह दिया आपने √3/2 यहाँ पे कर दिया। अब जोड़ो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो आपका एलसीएम ले लिया, एक एक ऊपर 2 हो गया, 2/2 किया, इसका मान तो हमारा 1 आपका हो गया। ठीक है, दो इसमें भी कॉमन कर लोगे तो ऊपर रूट कितना हो जाएगा, देखो दो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, √3 कितना हो गया, आपने कहा 2√3 हमारा होगा, 2 से 2 आपका कट गया, कितना बचा, क्या √3 बचा है। तो माइनस का ये प्लस, यहाँ माइनस है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो हम सिंपल से लिख देंगे √3। तो 1 - √3 हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, 1 - √3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 - √3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो सवाल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे दिए गए थे, काफी बच्चे कंफ्यूज भी वहां पे हो गए थे, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे आप, 1 - √3 आपका ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन अभी 2018 में जो रिलेशन भर्ती में पेपर वहां पे आया था वो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर आपने 35 तक सही कर लिया, मान चलना तैयारी आपको सही चली। अगर आपको लगता है कि हमारी उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो जो नोट्स हैं आपके पास तैयार करना, सारे न्यू पैटर्न नोट्स आपके कंप्लीट वहां पे कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए और बी किसी कार्य को 60 दिन 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया। यदि उनकी कुल कमाई आपकी 36,000 रुपए है, तो ये देखते हुए उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में, सी का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है, सी को ये बताओ, सी को इन 36,000 रुपए में कितनी राशि उसे वहां पे दी जाएगी। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही ए और बी, हमने सिंपल से लिखा, एक यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बी। ये काम कर रहा है 60 दिन में काम कर रहा है, बी इसी काम कर रहा है 90 दिन में कर रहा है। इसके बाद दिया गया उन्होंने इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया सी की सहायता से। तो अगर सी की सहायता मतलब ए हो गया बी हो गया, सी की सहायता ले ले, तो ये काम पूरा खत्म हो गया कितने दिन में, यहाँ पे 20 दिन में हो गया। तो ऐसे जो सवाल आते हैं, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो पहले तो आपको ये निकालना है कि आखिर जो सी की क्षमता है कितनी वहां पे। तो पहले क्या करोगे, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, किसका 60 का 90 का 20 का, हमने कहा 180 हमारा एलसीएम आ गया, यानी 180 हमारा कुल काम आपका हो गया। अब 60 का भाग जब 180 में करोगे कितनी बार जाएगा, आपने कहा 3 बार गया, 9 का 180 में 90 का 2 बार गया, इसका किया ये कितनी बार जाएगा 0 0, यहाँ पे हो गया 9।
अब देखो यहाँ पे ये जो 9 आपको दिया जा रहा है, इसमें हम कह रहे हैं कि 3 लोग यहाँ पे डिवाइड, 3 लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमें पता है एक मान लो 3 यूनिट काम कर रहा है, 2 आपका बी कर रहा है, तो ये बचा जो बचा हुआ आपका 9 है, ये कौन काम कर रहा होगा, सी काम कर रहा होगा। तो सी का हम बता सकते हैं 3 2 5, या आप यहाँ 4 हो जाएगा, यानी अगर 4 जोड़ोगे आपका 9 हो जाता है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, इसी हिसाब से पैसा इनको वहां पे दिया जाएगा। सी का कितना भी मैंने बताया आपको, 4 यहाँ बताया। तो यह मतलब जो आपका जो पैसा बटेगा इसी रेशियो में सारा पैसा आपका डिवाइड वहां पे होगा। तो यहाँ पे हुआ 3 2 5 हुआ, 5 4 9, यानी ये कुल वैल्यू जो आपकी 9 है ये किसके बराबर दी गई, 36,000 के। किसके बराबर, 36,000 के बराबर यहाँ पे दी जा रही है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4,000 के बराबर। एक बराबर क्या होगा, आप कहोगे 4,000 के बराबर हो गया। तो हमसे किसका पूछा गया, हमसे सी का पूछा गया है कि 36,000 में सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो एक बराबर अगर 4,000 के है, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4,000 से गुणा आप यहाँ पे कर दो, टोटल निकल के आ जाएगा 16,000, ये यहाँ पे निकल के हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना है वहां पे। अगले सवाल में आते हैं, क्या चीज हमें दी जा रही है, ये बताओ किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है। फिजिक्स के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके लगभग लगभग नॉर्मल होते हैं। मेन आपको फोकस करना है जीके में और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। इस पे अच्छी खासी अगर आपने पकड़ बना ली तो आपका एग्जाम वहां पे निकल जाएगा। और बायोलॉजी केमिस्ट्री इन तीनों ने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड वहां पे करा रखे हैं, क्योंकि ये क्या होगा कि जितने कम टाइम में आप बार उसी का रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका सिलेबस जल्दी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होते हैं, इन 4 ऑप्शन में हमसे पूछा गया है। तो बताओ जुपिटर होगा, यूरेनस होगा, मार्स होगा, सैटर्न होगा। तो हम किसका नाम बताएंगे, जुपिटर का आपको बताना। इनमें से क्या हो जाएगा, संख्या सबसे अधिक यहाँ पे हो जाएगी, यानी जुपिटर के लगभग 95 उपग्रह यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो क्या कह दोगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, जैसे कभी अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ बुध के कितने उपग्रह हैं, या आपसे ये पूछा जाए शुक्र के कितने उपग्रह हैं, एक ये पूछ लिया जाए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी वहां पे हो जाती है, या अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका मंगल ग्रह है इसमें उपग्रह कितने हो जाते हैं, या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका बृहस्पति ग्रह उपग्रहों की संख्या क्या है, या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए शनि ग्रह हो गया इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है। तो इनके अगर उपग्रह आपसे वहां पूछे जाते, देखो आपका ये बुध में कितने बताओगे, आप कहोगे सर है 0 होते, कोई नहीं है। शुक्र का कितना बताओगे, शुक्र में भी 0 आपके हो जाते हैं। पृथ्वी का 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा के नाम से वहां पे जान, जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, उपग्रह आपका हो जाता है। मंगल ग्रह की हम लोग बात करें, मंगल में क्या बताओ, 2 उपग्रह हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो जाएगा फोबोस, एक क्या बताओगे आप कहोगे फोबोस हम लोग कह देंगे, एक आपका होता है डीमोस होता है। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा भी जाता है, ये बताओ फोबोस निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का उपग्रह है, या जो आपका डीमोस होता है कौन से ग्रह का उपग्रह है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछेगा वहां पे। बृहस्पति की हम बात करें, देखो बृहस्पति में क्या है 97, तो ये बता रहे हैं इसके आपके उपग्रह वहां पे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो 95 उपग्रहों की इसकी पुष्टि वहां पे हो चुकी है। तो इसमें भी आपको 95 में ही वहां पे टिक करना है। फिलहाल 95 उपग्रहों की पुष्टि वहां पे की जा चुकी है। और शनि जो आपका, शनि में सबसे ज्यादा उपग्रह है, 200 आपके 74 उपग्रह इसके वहां पे हो जाते हैं। लेकिन जो इसके जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जैसे आपका टाइटन है, टाइटन को क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ जो टाइटन उपग्रह किस ग्रह का वहां पे हो जाता है। इसके बाद जैसे आपका रिया उपग्रह है, ये किस ग्रह का उपग्रह होता है। एक और यहाँ पे नोट करना, जैसे एनसेलेट्स ये किस ग्रह का उपग्रह है, ये सारे आपके शनि ग्रह के उपग्रह वहां पे हो जाते हैं। तो ये कुछ ग्रह होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके उपग्रहों की संख्या होती है। क्वेश्चन ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन ग्रहों के कोई भी आपका उपग्रह ही वहां पे नहीं पाया जाता है।
अच्छा ये बताइए, एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों इशारा वहां पे करती है? एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों इशारा करती है? विकर्षण बल है, अपकेंद्री बल है, सौर विकिरण और सौर पवन है, या एक अज्ञात कारण वहां पे जाए, हमें पता ही नहीं क्या रीजन वहां पे हो गया। तो क्या आंसर बताओगे आप? कहोगे सर हम कहेंगे क्या, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यानी सौर विकिरण और सौर पवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सूर्य की बात यहाँ पे हो रही है, तो सूर्य में एक क्वेश्चन ये भी हमसे पूछा जाता है कि जो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है और सूर्य के अंदर का तापमान वहां पे कितना होता है। तो ये दोनों चीजें भी हमें पता कम से कम होनी चाहिए। जैसे सूर्य में क्या पहला बताओगे, अगर क्वेश्चन पूछा गया इसके जो सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना वहां पे होता है, इसके बाद अगर इसके कोर का तापमान पूछा जाए वो कितना वहां पे होता है, तो सतह का तापमान सीधा सीधा क्या बताओगे यहाँ पे 5500 लेके आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कोर का ताप अगर पूछा जाएगा 1.5 करोड़ डिग्री यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, इतने डिग्री आपका तापमान वहां पे हो जाता है। तो सतह का पूछेगा, कोर का पूछेगा, आप उनके आंसर वहां पे दे लोगे। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा जाता है कि ये बताओ सूर्य से जो पृथ्वी तक जो आपका प्रकाश आने में कितना समय वहां पे लगता है, तो कितना समय लगता है, तो एक ये बताना, या तो ऑप्शन हमें देगा 500 सेकेंड लिख के आएगा वहां पे, या फिर आपसे दे सकता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड ये आपको दिया जाएगा। यानी इनमें से कोई चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना टाइम आपका ये लेगा वहां पे। अच्छा ये बताओ, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी जो आपका एक कृत्रिम जो आपके उपग्रह वहां पे होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, एक डायनमो, या एक थर्मोपाइल, या एक सोलर सेल। तो भाई ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या राइट आंसर इसका यहाँ पे हो सकता है। तो हम क्या बताएंगे, सोलर सेल आपको बताना है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया सोलर सेल किसके बने वहां पे होते हैं, तो किसके बने होंगे, आप कहोगे सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं, हम कहेंगे सोलर सेल आपके ये सिलिकॉन के बने हुए वहां पे हो जाते हैं। अब बताओ सूर्य क्या है? भाई ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा सूर्य होता है क्या। भाई सूर्य तो एक तारा होता है। यानी ऐसे क्वेश्चन तो आपको गलती से भी वहां पे नहीं आपको छोड़ने हैं कि एक छोटा तारा, एक मध्यम तारा है, या एक बड़ा तारा, एक या तारा ही नहीं, ये तो मान हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो सूर्य क्या होता है दोस्तों, एक आपका मध्यम तारा, ना तो ये बहुत बड़ा तारा है ना एक छोटा तारा है। बहुत बार तो ये भी एक ऑप्शन में आया था, जो सूर्य होता है एक आपका बौना तारा वहां पे होता है। यानी हम क्या कहेंगे, सूर्य आपका एक मध्यम तारा वहां पे हो जाता है। और सूर्य के बारे में 2-3 पॉइंट बताए भी वहां पे कि कोर का टेम्परेचर कितना होता है, सतह का टेम्परेचर कितना होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। और सूर्य में जो आपका ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या हो जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका बन चुका वहां पे। आगे क्वेश्चन आएगा मैं कराऊंगा वहां पे। देखो तारे पूर्व, यानी जो तारे होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं क्यों? जैसे हम लोग आकाश में वहां पे देखते होंगे आप लोग, जैसे आपने ये भी देखा होगा, तो इसका रीजन क्या है कि हमें जो तारे होते हैं ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मेन रीजन है क्या इसका, यहाँ पे ये पूछा गया है कि पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम जा रहा है वहां पे, या ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही, ये रीजन वहां पे है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही, ये रीजन है आपका कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो एक बार सोचो क्या आपका इसका आंसर वहां पे हो जाता है कि अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज काफी ज्यादा वहां पे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या आपको बताना है, आप कहोगे सर हम कहेंगे जो आपकी पृथ्वी है ये हमारी ये पश्चिम से जो पूर्व की ओर वहां पे घूम रही है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी कैसी वहां पे घूमती है, तो क्या बताओगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें जो तारे होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए वहां पे दिखाई पड़ते हैं। तो सीधा सीधा क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बताओ आपका जो फार्मेलिन निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन है।
फॉर्मेलिन जो आपका है ये निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन है? फॉर्मेल्डिहाइड का है, या आपका फ्लोरोसिन का है, फॉर्मिक एसिड का है, या आपका फॉर्फ्यूरल का हो जाएगा? तो किसका आप बताओगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का वहां पे? तो सीधा सीधा क्या कहोगे सर, हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका फॉर्मेलिन होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड का एक, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग कैसे लिखते हैं, आप कहोगे HCHO, ये आपका लिखा जाता है। और जिसमें दोस्तों आपका ये 30% जलीय विलयन है, जो आपका मेथेनॉल से ऑक्सीडेशन द्वारा आपका ये बनता है वहां पे। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ जो फॉर्मेलिन होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, फॉर्मेलिन का यूज कहाँ पे होगा, आप बताओगे लैब में। क्या लिखोगे, इसका यूज होगा लैब में ऊतकों के संरक्षण में, ऊतकों के संरक्षण में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर्मेलिन का यूज क्या होता है, हम बताएंगे लैब में ऊतकों के संरक्षण में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला भी वहां पे हो जाता है, जिसमें 37% जलीय विलयन आपका हो जाता है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलू खाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त और किफायती क्या वहां पे रहेगा? यानी ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलू खाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त और किफायती क्या वहां पे होगा? बायोगैस होगा, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, या आपके विंड मिल्स हो जाएगा? तो क्या सबसे उपयुक्त हमारा हो गया, तो क्या बताएंगे सबसे उपयुक्त? आपको कहना है बायोगैस, जो आपकी बायोगैस होगी ये सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपकी ये बायोगैस होती है ना, इसमें क्या होता है, जो आपकी मीथेन होती है, मीथेन का परसेंटेज क्या कहोगे, 60% मीथेन यहाँ पे होता है। इसके बाद इसमें आपका जो CO2 होती है, मीथेन और CO2 से आपका ये बना होता है, और बाकी क्या होता है हमारा CO2 आपका वहां पे हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछा गया बायोगैस किसका मिश्रण वहां पे होती है, हम बताएंगे मीथेन और CO2 का मिश्रण हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, टेप पर लेपित पदार्थ क्या है? देखा होगा जो पहले एक रिकॉर्डर आता है, यहाँ पे टेप रिकॉर्डर वहां पे होते थे, जहां हम लोग कोई मान लो ध्वनि वहां पे रिकॉर्ड वहां पे करते थे। उसमें ये चीज पूछी जा रही है कि जो उसका टेप वहां पे होता है उसमें क्या चीज वहां पे लगाई जाती थी, कि जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन सल्फेट है, या आपका आयरन ऑक्साइड है? तो उसमें क्या चीज वहां पे लगाई जाए, जो उसकी पट्टी वहां पे होती है उसमें क्या चीज आपका लगा रहता था? तो हम लोग क्या कहेंगे, उसमें आपका ये आयरन ऑक्साइड क्या लगा रहेगा, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप वहां पे होता है, या तो उसमें आपका Fe2O3 ये यहाँ पे होता था, या फिर आपका Fe3O4 का लेप वहां पे आपका लगाया जाता था, जो कि आपका मैग्नेटिक गुण वहां प्रदान करता था, और ध्वनि रिकॉर्डिंग में इसका काफी ज्यादा यूज वहां पे किया जाता था। तो किसका यूज होता था, आयरन ऑक्साइड का यूज वहां पे किया जाता था। निम्नलिखित में से आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक जो मिश्र धातु नहीं है, दो ये मिश्र धातुएं याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये पूछा जाएगा कि इन जो आपको एक मिश्र धातु का नाम दिया जाएगा, और ये पूछा जाएगा इसमें किस किस के घटक वहां पे पाए जाते हैं। फिलहाल पूछा गया मिश्र धातु इनमें से बताओ कौन नहीं है, स्टील है, ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है। क्यों, जो आपको ये डायमंड यहाँ पे दिया गया है ना, ये कोई मिश्र धातु यहाँ पे नहीं होती। ऑप्शन डी पे आपको सीधा सीधा वहां टिक करके आना, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो। देखो, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक हमें बताओ जो पीतल है, पीतल में किसका मिश्र धातु होता है, यानी कौन कौन से घटक होते हैं? आप कहोगे इसमें आपका कॉपर होता है, और यहाँ पे आपका जिंक होता है। और कहाँ पे पीतल के यूज होता है, हम बताते हैं बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, या संगीत के जो वाद्य यंत्र होते थे बनाने में, आपका पीतल का यूज वहां पे होता था। एक अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका कांसा होता है, कांसा में क्या किस किस के घटक यहाँ पे होते हैं, हम क्या बताएंगे, एक कॉपर हो गया, एक आपका टिन हो गया, इनके घटक होते हैं। और कांसा यूज कहाँ पे होता था, मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, और घंटियां बनाने में किसका यूज होता है, कांसे का। एक जैसे आपका दोस्तों ये पूछ लिया जाए, तीसरा लिखना टांका, टांका में किसके घटक है, हम कहेंगे जैसे शीशा, क्या बता दिया, शीशा बता दिया, इसके बाद आपने टिन बता दिया। अब इसका यूज टांके कहाँ होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर जोड़ दे, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कोई मान लो तार वायर कट जाता है, कुछ हम लोग बनवाने वहां पे जाते हैं, तो वहां पे एक जो रांगा टाइप का वो लोग लिए रहते हैं, वही चीज हमारे टांका ही आपका वहां पे होता है, जो कि आपका तारों को जोड़ने के काम वहां पे आपका आता था। एक आपका इंपॉर्टेंट जैसे गन मेटल पूछा जाए, गन मेटल,
ये किस किस का संगठक यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हम कहेंगे कॉपर हो जाएगा, यहाँ पे टिन हो जाएगा और आपका जस्ता आपका हो जाता है। अब बंदूक के पुर्जे बनाने में किसका यूज होता है, गन मेटल का यूज ही आपका वहां पे किया जाता है। गन मेटल के बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, जैसे बस यही इंपॉर्टेंट करो, यही आपके चार आपके ज्यादा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं ज्यादा लंबी क्लास वहां पे हो जाएगी। और धीरे धीरे ये अपने पूरे जो मैं 100 सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ, यहाँ तो मैं ऑलरेडी आपके कवर ही सारी चीजें वहां पे करा ही दूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको नोट तो ऑलरेडी वहां पे दे ही रखे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी उस नोट्स में खुद ही देखने को मिल जाएंगे। बस वो नोट्स आप रट्टा मान लो कैसे भी तैयार कर लेना, एग्जाम के पहले बस तैयार करके आपको वो जाने वहां पे। अब बताओ पदार्थ जो विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, इनमें से बताओ कौन सा पदार्थ है जो जिसे हम लोग विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं, कि डीडीटी है, ओजोन है, टीएनटी है, ये आपका बक मिनर एस्टेरोफिलरीन आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ भाई ये तो देखते ही आप इसका आंसर वहाँ बता पा रहे होगे। देखो अभी तक आप काउंट जरूर करते ना स्कोर क्या वहाँ पे हुआ, आप किनके आंसर दे पा रहे थे और किनके आंसर थोड़ा आप कंफ्यूजन वहाँ पे हो रही है। लेकिन 35 अगर स्कोर कर पा रहे हो, तैयारी सही है आपकी वहाँ पे चले। और कमेंट बॉक्स बता के भी आपको जाना है कि क्या स्कोर यहाँ पे आपकी हो रही है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव वहाँ पे लग रही हो ना, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा, ताकि दोस्तों मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन जिनके पूरे पूरे चांस रहेंगे पेपर में आने के। बस वीडियो आप लाइक जरूर वहां पे कर दीजिएगा, और अगर चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना, ताकि जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली इसका कुछ भी आगे चल के अपडेट वहां पे होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत वहां पे आपको देखने को मिल जाए। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, हम कहेंगे टीएनटी आपका विस्फोटक पदार्थ वहां पे होता है। क्या टीएनटी, जैसे कि आपका ये टीएनटी मान लो विस्फोटक पदार्थ हो गया। अब यहीं पे आपको अगर डायनामाइट भी आपसे दे सकता था, क्या डायनामाइट, ये डायनामाइट भी आपका एक विस्फोटक पदार्थ भी वहां पे हो जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी आप बताओगे, अल्फ्रेड नोबेल ने। कब की थी आप कहोगे 1867 में डायनामाइट की स्थापना किसने वहां पे की थी, वैज्ञानिक का नाम बताओगे, अल्फ्रेड नोबेल का नाम बताओगे। और इन्हीं की वसीयत से आपका जो ये नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया जा रहा है, इन्हीं की वजह से आपका वो दिया जाता है। तो डायनामाइट भी आपका एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ वहां पे हो जाता है। अब कंप्यूटर में उपयोग होने वाले जो आपके आईसी चिप्स किसके बने वहां पे होते हैं, आपके आईसी चिप होते हैं किसके बने होते हैं, क्रोमियम के हैं, आयरन ऑक्साइड के हैं, एल्यूमिना के हैं, या सिलिकॉन के हैं। तो आईसी चिप किसके बने होंगे, आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, हम कहेंगे शायद सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा जो आईसी यानी आईसी के आविष्कारक कौन यहाँ पे हो जाएंगे, आविष्कारक अगर आपसे पूछा जाता है तो आविष्कारक हम लोग किसका नाम बताएंगे, आप बताओगे किसका, जैक किल्बी का नाम, जैस किल्बी का नाम यहां बता देना। अब कब इसका आविष्कार हुआ था, हम कहेंगे 1958 में इसका आविष्कार यहां पे हुआ था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका सिलिकॉन दिया जा रहा है, सिलिकॉन के अगर मुख्य स्रोत आपसे पूछा जाए, मुख्य स्रोत क्या वहां पे हो जाता है, तो हम क्या नाम बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे क्वार्ट्ज का नाम बताएं, किसका, क्वार्ट्ज का नाम आपको बता देना, SiO2, जो कि आपका रिडक्शन में प्राप्त आपका यहाँ पे हो जाता है। ये इसका स्रोत आपका यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक उपयोग होने वाले पदार्थ, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूबों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड और आर्गन है, सोडियम वेपर और नियॉन है, मरकरी वेपर और आर्गन है, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन आपका है। तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, फिर एक बार जरूर ध्यान से सोचना कि क्या आंसर इसका हमारा हो सकता है, अगर पेपर में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं जो क्वेश्चन हमारे मान लो इजी थोड़ा आते हैं, उनको आप गलती से भी गलत वहां बिल्कुल आपको नहीं कर देना है। तो आप राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे हो जाएगा मरकरी वेपर और आर्गन आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे आप बता देना। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये मरकरी की बात यहाँ पे हो रही है तो इसके बारे में कुछ चीजें और आपको पता वहां पे होनी चाहिए। जैसे कि देखो मरकरी के बारे में एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, पहला पॉइंट यही नोट कर लेना है कि जो आपको ये मरकरी होता है ये कमरे के तापमान पे कैसा रहता है, कमरे के तापमान पे कहोगे तरल अवस्था में रहता है। अगर इसका पूछा जाए गलनांक पॉइंट क्या है इसका, अगर आपसे पूछा जाए
गलनांक पॉइंट क्या वहां पे होता है, आप कहोगे 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर इसका मरकरी का यूज अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे होता है, हम बताएंगे जैसे थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर आपका हो गया, या फ्लोरोसेंट जो आपके लैंप वहां पे होते हैं, वहां पे क्या होता है, मरकरी का यूज आपका वहां पे किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये मरकरी यहाँ पे है, ये इसके स्रोत, मरकरी का बताओ स्रोत बता दो, मरकरी का स्रोत बता दो। अच्छा एक ये भी बता दो, ये कहाँ पे उत्पादन कहाँ पे होता है, मरकरी का स्रोत और इसका उत्पादन कहाँ पे आपका हो जाता है। तो स्रोत दोस्तों क्या बताओगे, जो आपकी मरकरी होती है ये आपका एक सिनेबार यानी सिनाबर एक अयस्क होता है, HGS होता है, यहां से आपका ये प्राप्त वहां पे होता है। और ये उत्पादन कहाँ अगर पूछा जाए कहाँ पे इसका होता है, तो भारत है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में, भारत में राजस्थान है। और राजस्थान में कहाँ पे, जो आपका राजस्थान उदयपुर है, वहां पे आपका ये मरकरी बहुत ज्यादा आपकी पाई जाती है। और राजस्थान के बाद एक नंबर आता है मध्य प्रदेश में भी आपकी मरकरी निकाली आपकी वहां पे जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र अनुमान लगाने के लिए वहां पे किया जाता है। शिशु है, जीवाश्म है, चट्टाने हैं, प्राचीन इमारतें। जो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग हम लोग किसका उम्र ज्ञात करते हैं, जो आपके जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म का, यानी कम से कम 50,000 साल पहले भी कोई चीज अगर वहां पे रही होगी, वहां तक मान आप निकाल सकते हो किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग विधि का यूज करके वहां पे आप उसका वहां पे निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा जाए, ये बताओ जो आपका रेडियो कार्बन डेटिंग जो आपका है, इसके खोजकर्ता अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसके खोजकर्ता का नाम वहां बता दो, खोजकर्ता कौन वहां पे हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे आप, सीधा नाम बताओगे आप किसका, विलार्ड, किसका, विलार्ड लिबी का नाम यहां बता दो। अब कब इसकी खोज वहां पे की गई थी, आप बताओगे 1949 में रेडियो कार्बन डेटिंग विधि आपकी विकसित वहां पे कर ली गई थी। कब, 1949 में विलार्ड लिबी के द्वारा खोज की गई थी रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की। यानी 5,000 साल, वो 50,000 साल कोई पुरानी वस्तु की आयु भी आप वहां पे पता कर सकते हो। निम्नलिखित में से वह पदार्थ जो आग पकड़ने और फैलाने में सबसे कम प्रमाण है, सबसे कम प्रमाण कौन सा है, नायलॉन होगा, टेरिकोट है, कॉटन है, या पॉलिस्टर है, कौन सा सबसे कम प्रमाण यहाँ पे होगा, ये चीज पूछी जा रही है। तो सबसे कम प्रमाण किसका नाम बताओगे, हम कहेंगे कॉटन का, किसका, कॉटन का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिए, आखिर तक मान चला तैयारी सही चल रही है। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ भी इसकी पीडीएफ में आज ही आपके शाम तक वहाँ पे अपलोड करा दूंगा। तो क्या बताओगे, कॉटन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो आपका कॉटन यहाँ पे होता है, इसको क्या कहा जाता है, आप कहोगे इसे आपका सफेद सोना कहा जाता है। क्या, सफेद सोना के नाम से आपका ये जाना जाता है, सफेद सोना। अब क्यों सफेद सोना आपका कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो कपास को सफेद सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपका एक प्रमुख नगदी फसल है। क्या है, प्रमुख नगदी फसल आपकी होती है, इस वजह से आपका जो कॉटन होता है इसको क्या कहते हैं, सफेद सोना के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये बात कर लिया जाए कि जो यह कपास होता है, अगर कपास के बारे में एक पॉइंट ये याद कर लेना कि भारत में बताओ, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है कपास उत्पादन में, तो भारत का स्थान क्या बताओगे, दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाता है। पहले स्थान पे कौन होता है, पहले स्थान पे आपका चीन वहां पे आता है, और भारत किस स्थान पे, हम कहेंगे दूसरे स्थान पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कपास भारत में कहाँ पे सबसे ज्यादा आपका मिलता है, कहाँ पैदावार होती है, तो पहला तो आपका गुजरात हो जाएगा, इसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, इसके बाद हमारा महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना आपका हो गया, तेलंगाना के बाद अगला राज्य कौन आएगा आपका, आंध्र प्रदेश वहां पे आ जाता है। नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश राज्य वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि एमरल्ड यानी कि
एमरॉल्ड में तत्व होते हैं। ये मतलब आपका एमरॉल्ड जो हुआ है इसमें तत्व यहाँ पे होंगे, कार्बन है, सिलिका है, बेरिलियम है, गोल्ड है। तो एमरॉल्ड में तत्व होता है, कौन सा तत्व यहाँ पे होगा, हम क्या कहोगे, उस तत्व का नाम आपको बताना है, वो हो जाएगा बेरिलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है कि जो आपका ये एमरॉल्ड होता है, एमरॉल्ड किसमें किसका तत्व होता है, हम कहेंगे बेरिलियम का। और दूसरी यहाँ पे जो आपका एमरॉल्ड बेरिल यहाँ पे होता है, किस रूप में वहां पे होता है, हम कहेंगे ये आपका B3Al2Si6 और O18 के रूप में आपका यहाँ पे होता है, जो कि आपका बेरिलियम युक्त है और ये क्रोमियम से हरा रंग प्राप्त वहां पे करता है। किस युक्त में होगा, इस युक्त में आपका होता है कौन सा, बेरिलियम। तो क्या कह दोगे आप, सीधा सीधा आपको कहना है कि हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा रहा है, किसान अक्सर जुताई से पहले मिट्टी में चूना मिलाते हैं क्योंकि, आपने देखा होगा गांव में आज भी वहां पे होता है कि जो हमारे खेत वहां पे होते हैं उनमें चूना मिला दिया जाता है, कई लोग वहां मिला देते हैं। अब इसका रीजन क्या है चूना मिलाने का, ये यहाँ पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो बताइए ये सारे ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िए कि क्या इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, चूना क्यों वहां पे मिलाया जाता है मिट्टी में। तो आप क्या कहोगे, सर हम तो क्या कहेंगे इसका राइट आंसर, आप कहोगे जो आपको ये चूना होता है ये मिट्टी की जो आपकी अम्लता होती है इसको क्या करता है, कम कर देता है। आप क्या कह दोगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चूना मिट्टी की जो अम्लता होती है उसको क्या करेगा, कम वहां पे कर देता है, इसी वजह से आपका मिट्टी में चूना आपका मिलाया जाता है। तो यहाँ पे अगर चूने की बात यहाँ पे हो रही है, तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए चूने का रासायनिक सूत्र बता दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूने का रासायनिक सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, हम कहेंगे CaCO3 यहाँ पे आपका ये रासायनिक सूत्र यहाँ पे होता है। और जो कि मिट्टी में मिलाने पर Ca आपका 2+ ये आयन वहां पे रिलीज आपका करता है और ये आपका H+ आयन को क्या कर देता है, कम वहां पे आपका कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, जिस वजह से जो मिट्टी वहां पे होती है अम्लता उसकी होती है मिट्टी की, वो क्या हो जाएगी ऑलरेडी वहां पे कम वहां पे हो जाती है। ये रीजन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब हीरा रासायनिक रूप से कैसा होता है, धातु कार्बोनेट्स का मिश्रण है, शुद्ध कार्बन है, रेत का शुद्ध रूप है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोट हो जाएगा का मिश्रण आपका हो जाएगा। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा रासायनिक रूप से क्या होता है। और हीरे से आप देखा ही होगा अक्सर हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन और भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ भी पूछा गया है कि हमारा हीरा रासायनिक रूप से क्या होता है, तो हीरा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे शुद्ध कार्बन होता है। क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध कार्बन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी हीरा कार्बन का आप एक का एलोट्रोप आपका वहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा जाए, ये मतलब भारत में हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ बताओगे, मध्य प्रदेश में जो आपकी पन्ना की खानें थी वहां पे आपका हीरा पाया जाता था। लेकिन अब क्या है, वहां हीरा की मात्रा काफी ज्यादा कम वहां पे हो गया, अब इतने हीरे नहीं पाए थे। लेकिन कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भारत में हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, आप बताओगे पन्ना में हीरा आपका पाया जाता है। अब एलपीजी किसका मिश्रण यहाँ पे हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो एलपीजी किसका मिश्रण यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या कहोगे एलपीजी किसका मिश्रण यहाँ पे है, जो आपका एलपीजी का हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण यहाँ पे हो जाता है। किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का हम लोग कैसे लिखते हैं, C4H10 आपका ब्यूटेन हो गया, प्रोपोन का C3H8 ये हमारा प्रोपेन हो गया। इन दोनों का मिश्रण यहाँ पे आपका हो जाता है। तो जो आपका ये प्रोपेन यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रोपेन की परसेंटेज क्या होती है, ये आपका 40 से लेके 60% प्रोपेन यहाँ पे होता है। ब्यूटेन का परसेंटेज 40 से लेके 60% क्या होता है, ब्यूटेन यहाँ पे आपका ये पाया जाता है। देखो एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि एलपीजी का कलर कैसा होता है, गंध कैसा होता है। तो जो आपकी एलपीजी होती है इसका ना तो कोई गंध यहाँ पे होती, ना तो क्या होती है कोई आपका रंग वहां पे होता है। इसीलिए क्या होता है, इसका हमें अगर मान लो ऐसे शुद्ध एलपीजी वहां पे दी जाए, तो अगर वो लीकेज भी हो जाए ना, हम लोग पता भी वहां नहीं चलेगी कि एलपीजी लीकेज वहां पे चली है, और घर में काफी बड़ी दुर्घटनाएं भी आपके वहां पे हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, एलपीजी में किसका क्या मिला दिया जाता है, एलपीजी में आपका एथिल क्या मिलाया जाएगा, हम कहेंगे एथिल मर कैप्टन, एथिल मर कैप्टन आपका यहाँ पे मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाएगा, आप कहोगे इसमें एथिल
मरकैप्टन आपका मिला दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हमने देखा होगा जो घर में सिलेंडर लीकेज वहां पे होता है तो हमें लगता है भाई गैस महक रही है, लेकिन गैस देखा क्या महकता है, आपका यही एथिल मरकैप्टन ही आपका वहां मिलाया जाता है, जिससे मान लो इसकी महक वहां पे आती है, हमें पता चल जाता है कि भाई घर में जो सिलेंडर है वो लीकेज वहां पे चल रहा है। अगर ये ना मिलाया जाए तो हमें पता भी नहीं चला कि लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, मान लो विस्फोट ही वहां पे आपका ये हो जाए। अच्छा ये बताओ रासायनिक रूप से ड्राई आइस क्या होता है? जो आपका ड्राई आइस होता है वो कैसा होता है रासायनिक रूप से? तो शुद्ध डिजिटल पानी से बनी बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, या सब जीरो तापमान पर रखी बर्फ वहां पे हो जाती है। तो रासायनिक रूप से जो आपका ड्राई आइस होती है उसे क्या कहा जाता है, आप क्या कहोगे? उसे कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। क्या कहा जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका हो जाता है, जो कि दोस्तों -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका होता है। और ये आपका रेफ्रिजरेशन में उपयोग वहां पे होता है, क्योंकि ये पिघलकर तरल वहां पे नहीं बनता है। तो क्या कहेंगे? ड्राई आइस को जाएगा CO2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि एनिमल चारकोल कैसे प्राप्त किया जाता है? जो आपका एनिमल चारकोल है ये कैसे प्राप्त वहां पे होगा? हड्डियों का आपका डिस्ट्रक्टिव, देखो जो एक ये याद कर, जो एनिमल चारकोल दिया जा रहा है ना, ये आपका जो शुगर की मिलें वहां पे होती है वहां बहुत ज्यादा यूज होता है। देखा होगा जो मतलब होता है क्या है, जो आपकी चीनी शक्कर होती है ना, जो उसका कलर एकदम व्हाइट वहां पे होता है, तो वहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे क्या यूज आपका होता है, तो ये आपका एनिमल चारकोल ही आपका वहां पे यूज किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है एनिमल चारकोल आप कैसे वहां प्राप्त करोगे? इन ऑप्शन में बताओ राइट आंसर क्या होगा। एक बार ये सारे ऑप्शन देखिए फिर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि जानवरों की हड्डियों को हवा के संपर्क में जलाना, जानवरों के मांस को जलाना, जानवरों की हड्डियों को हवा के संपर्क से बाहर जलाना। तो ये आपका एनिमल चारकोल कैसे आपको प्राप्त वहां पे होगा? हम कहेंगे कि जानवरों की हड्डियों को हवा के संपर्क से बाहर वहां पे जब हम लोग इसे वहां पे जलाते हैं तो हमें एनिमल चारकोल वहां पे प्राप्त आपका हो जाता है। और एनिमल चारकोल का अगर सूत्र कभी पूछ लिया जाए, इसका सूत्र बताओ क्या वहां पे हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बताओगे? CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका एनिमल चारकोल वहां पे आपका हो जाता है। ये शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज आपका वहां पे होता है। जो चीनी का रंग है ना व्हाइट वहां पे दिखता है आपका, ज्यादातर यही आपका यूज वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बायोलॉजी की स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? अच्छा ये बताओ क्लिनिकल डेथ कब वहां पे होती है? जैसे मान लो किसी को आपने हॉस्पिटल एडमिट वहां पे कर दिया, तो कब आप ये कह सकते हो भाई उस इंसान की डेथ वहां पे हो गई है? ये चीज पूछी गई थी वहां पे। तो बताओ कोई पल्स नहीं है, बिल्कुल भाई, अगर पल्स नहीं चल रही भाई डेथ हो गई उसकी वहां पे। कोई हार्ट बीट नहीं, ये भी बात सही यहाँ पे है। यानी प्यूपिल्स आपका फिक्स्ड और प्रकाश पे कोई प्रतिक्रिया वहां पे नहीं, ये भी बात सही यहाँ पे हो गई। यानी तीनों स्थितियां एक साथ मौजूद है। हाँ यही आपको, जब ये तीन कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी तभी तो आप भाई बताओगे ना भाई पेशेंट आपको वहां पे डेथ वहां पे हो गई है। कि मान लो जब हॉस्पिटल मान लो आपका MC में सिलेक्शन वहां पे हो जाता है, आप हॉस्पिटल वहां पे मान लो कोई पेशेंट वहां पे आता है, तो कैसे मान लो ऐसे थोड़ा अनाउंस कर दो भाई ये इंसान की डेथ वहां पे हो, कुछ चीजें आपको वहां पे चेक करोगे वहां पे। तो यही सारे चेक वहां पे आपकी जो चेक की जाती है, जब ये सारा कंफर्म वहां पे हो जाता है तो क्या होता है क्लिनिकल उसे डेथ वहां पे बोल दिया जाता है आपका वो। अच्छा ये बताओ मनुष्य बायोस्फीयर में प्रमुख प्रजाति बन गया क्योंकि उसके पास क्या चीज है वहां पे? तो टूल मेकिंग क्षमता बिल्कुल भाई है वहां पे। आपका इंजीनियस ब्रेन पावर भी आपकी हो जाएगी, और आपका आर्टिकुलेटेड स्पीच और लैंग्वेज भी हमारी हो जाती है। तो मतलब सभी, इसका भी राइट आंसर क्या कह दोगे? उपयुक्त तो सभी, यानी ऑप्शन डी भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कंडीशन सारी चीजें तो आपकी पाई ही जाती है इंसान में। इसी वजह से क्या होता है कि ये प्रमुख प्रजाति आपका इंसान वहां पे आपका बन गया है आपका। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दिया जा रहा है प्रकाश के कारण गति किसके द्वारा दिखाई जाती है? प्रकाश के कारण गति किसके द्वारा दिखाई जाती है? फ्लावरिंग प्लांट है, लोअर प्लांट है, ऑल लैंड प्लांट हो जाएंगे, ऑल द प्लांट वहां पे हो जाते हैं। तो क्या आंसर बताओगे? अगर पेपर में क्वेश्चन आपके रिपीट यहाँ पे हुआ तो सीधा सीधा बताना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इस क्वेश्चन की डिटेल्स मैंने जिसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट वहां पे कराए थे, इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको ऑलरेडी वहां बता रखा है, और वो सारी चीजें पता भी वहां पे होगी। अगर पिछले सेट वहां पे ना देखे हो तो ये पिछले जो 15 सेट वहां पे हो गए, एक बार जरूर वहां पे देख
देख लेना। एग्जाम में पहले सारे स्टेट आप कंप्लीट जरूर करिएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है जीवित और निर्जीव के बीच मुख्य अंतर क्या है, कि कोई जीवित है या निर्जीव है, इनके बीच का मुख्य अंतर पूछा जा रहा है कि ग्रोथ में, साइज में, मूवमेंट में, या आपका प्रोटोप्लाज्मा की उपस्थिति में। तो मेन आपका बताओ क्या वहां पे हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्मा की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो प्रोटोप्लाज्मा है इसके खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसके खोजकर्ता कौन वहां पे हो जाएंगे, तो खोजकर्ता किसका नाम आपको बताना है, यहाँ पे हो जाएगा थॉमस। खोजकर्ता किसका बताएंगे हम लोग यहाँ पे, थॉमस हेक्सले। थॉमस हेक्सले का नाम आपको यहाँ पे बता देना। कब इसकी खोज की गई थी, हम बताएंगे 1868 में इसकी खोज वहां पे की गई थी। यानी कि जो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, थॉमस हेक्सले यहाँ पे हो जाए, जिन्होंने 1868 में जीव द्रव्य की जीन का भौतिक आधार वहां पे कहा था। इन्होंने सबसे क्या पहले क्या कहा था, इन्होंने कहा था, याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, कि जीव द्रव्य, जो आपका जीव द्रव्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा यहाँ पे, कि जो आपका जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार इन्होंने वहां पे कहा था। भौतिक क्या कह दोगे, इन्होंने भौतिक आधार आपका यहाँ पे कहा। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ, ये प्रोटो जो प्लाज्म, ये नाम किसने वहां पे दिया था। अब क्या एग्जाम में आएगा, अच्छा ये बताओ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो जो प्लाज्म है ये नाम किसके द्वारा वहां पे दिया गया था, तो यहां पे आप बताओगे किसका नाम, जे पुरकिंजे का नाम बताओगे, जे पुरकिंजे। और कब बताया था, 1839 ईस्वी में आपका प्रोटोप्लाज्म नाम यहाँ पे इन्होंने दिया था। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे तैयार कर लेना कि इन्होंने जो खोजकर्ता में क्या बताएंगे, थॉमस हेक्सले का नाम बताएंगे, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार वहां पे कहा था। इसके बाद जो एक वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, जे पुरकिंजे हो जाते हैं, इन्होंने 1839 में पहली बार प्रोटोप्लाज्म नाम वर्ड वहां पे दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज बताओ क्या होता है। जो हम मानव रक्त होता है, ब्लड वहां पे होता है, उसमें प्लाज्मा का परसेंटेज वहां पे कितना होगा, 35 है, 40%, 50%, 65%। तो कितना परसेंटेज आप यहाँ पे बताओगे। तो देखो इसमें ऑप्शन पे आपका हमेशा ये डिपेंड करता है। फिलहाल आप राइट आंसर बताना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका ये ब्लड होता है, यानी जो हमारा रक्त यहाँ पे होता है, इसके घटक क्या वहाँ पे होते हैं, इसमें एक आपका जैसे प्लाज्मा हो गया, क्या हो गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो परसेंट, ये मैंने कहा ऑप्शन क्यों डिपेंड करता है, ये आपका 55 से लेके तो 65% के बीच ही आपको कोई ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, इसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, रक्त कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं भी यहाँ पाई जाती हैं। और जैसे कि ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 45 लेके 35% के बीच में ही हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या रहता है, जैसे आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सारे 45 लेके 35% के बीच में ही आपके ये पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये कभी एग्जाम में आता है, ये बताओ जो आपका आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, ये एग्जाम में आता है कि इसका निर्माण कहाँ पे आपका होता है, या फिर इनकी संख्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए, तो इनकी संख्या अगर पूछा जाए मेल में कितनी यहाँ पे हो जाएगी, तो कहोगे 5 से लेके 5.5 मिलियन ये इनकी क्या हो जाएगी, पुरुषों में संख्या हो जाती है। अगर फीमेल में बात की जाए, ये होगी 4.5 से लेके 5 मिलियन, ये इनकी संख्या वहां पे हो जाती है। अगर इनका जीवन काल को भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी जो आपका सेल वहां पे होती है, इनका जीवन काल कितने दिन का वहां पे होता है, तो क्या कहोगे 120 दिन का जीवन काल वहां पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, क्या बताओगे, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण आपका कराया हो, अस्थि मज्जा में निर्माण वहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मानव मूत्र मानव रक्त की तुलना में है कैसा, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपर आपका टोनिक हो जाएगा, या आइसोटोनिक हो जाएगा, या इनमें से सभी।
ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ 2018 में जो आपका रिलेशन भर्ती वहां पे हुई थी लखनऊ में, उसमें ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वहां पूछे गए थे। तो यहाँ बताओ मानव मूत्र मानव रक्त की तुलना में कैसा हो जाएगा, हम कहेंगे क्या, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ चीजें आपको पता यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए मूत्र में जल का परसेंटेज कितना वहां पे होता है, ये बताओ जल का परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए, हम बताएंगे 95 से लेके 96% क्या हो गया, जल यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए यूरिया का परसेंटेज क्या यहाँ पे होगा, आप कहोगे 4 से लेके 5% क्या हो जाता है, हमारा यूरिया यहाँ पे हो जाता है। और इसी में आपका एक यूरिक अम्ल यहाँ पे होता है। अगर पूछा जाए यूरिक अम्ल का लगभग कितना परसेंटेज होता है, हम बताएंगे 2% लगभग इसका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये परसेंटेज भी आपको पता वहां पे होने चाहिए, जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ जो आपका मूत्र का रंग पीला होता है इसका रीजन क्या होता है, हम बताएंगे यूरिया। जो उसमें गंध वहां पे आती है उसका रीजन क्या होता है, आपका यूरिक अम्ल की वजह से आपका गंध वहां पे आती है। अगर कभी इसका पीएच मान आपसे पूछ लिया जाता है, पीएच मान क्या बताओगे, 4.5 से लेके 8 के बीच में इसका पीएच मान भी आपका हो जाता है। यानी जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आएगा जो इनके बीच में वैल्यू आपकी वहां पे दी जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, दिया जा रहा है यदि हम शरीर में रक्त वाहिकाओं की लंबाई मापे तो यह कितने किलोमीटर तक जुड़ जाएगी। यदि हम शरीर में जो आपकी रक्त वाहिकाएं वहां पे होती हैं कि लंबाई मापे तो ये कितने किलोमीटर तक जुड़ वहां पे जाएंगी। तो कितने किलोमीटर तक इनकी लंबाई वहां पे आपकी हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे, ये लगभग आपके दोस्तों 96,000 किलोमीटर इसकी लंबाई वहां पे आपकी हो जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपकी रक्त वाहिकाओं के प्रकार क्या होते हैं, देखा होगा जैसे एक प्रकार तो हमारी क्या होती है, धमनियां होती हैं। एक क्या आपका होता है, धमनियां आपकी हो जाती हैं। और एक क्या होती है, हमारी सिराएं यहाँ पे होती है। ये क्या होते हैं, इनकी प्रकार वहां पे हो जाते हैं। और धमनियों का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाने का। और सिराओं का काम क्या होता है, ये CO2 को लौटाने का काम किसका हो जाता है, ये सिराओं का काम वहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फेफड़े किसमें बंद होते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं किसमें आपके बंद होंगे, ये ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो फेफड़े किसमें बंद होंगे, सीधे सीधे क्या आंसर आपको टिक करना है। आप कहोगे सर हम कहेंगे यहाँ पे क्या, आपका प्लूरल मेम्ब्रेन कहोगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ये जो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ये 2 परतों वाली आपकी एक झिल्ली वहां पे होती है और फेफड़ों को सुरक्षित और लिबरेशन वहां प्रदान आपकी ये प्रोवाइड कराती है। ये क्या होती है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड यही आपकी झिल्ली आपकी कराती है। अब ये बताओ फेफड़े किस गुहा में आपके स्थित यहाँ पे होते हैं, उदर गुहा है या आपका पारिकार्डियल गुहा है या आपका बुक्कल गुहा या आपका थोरिसिक गुहा हो जाएगा। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं किस गुहा में आपके स्थित वहां पे हो जाएंगे, तो किस गुहा में स्थित हो जाएंगे, आप कहोगे कहां पे, ये हो जाएंगे हमारे थोरेसिक गुहा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर में कितने फेफड़े वहां पे होते हैं, तो इनकी शरीर संख्या पूछी जाए, आप क्या कहो, 2 फेफड़े यहाँ पे आपके होते हैं। एक आपका जैसे मान लो दायां फेफड़ा यहाँ पे हो गया, दायां फेफड़ा। एक आपका यहाँ पे लिख दिया हमने बायां फेफड़ा, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका दायां फेफड़ा होता है इसमें क्या होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 लोब्स आपके होते हैं। जो बायां फेफड़ा होता है इसमें आपके 2 लोब्स यहाँ पे होते हैं। इसी वजह दोस्तों क्या वहां पे होता है, जो आपको ये दायां फेफड़ा होता है ये थोड़ा बाएं फेफड़े से भारी भी होता है और बड़ा भी आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो फेफड़े से मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं, कभी एग्जाम में आया कि जो आपके फेफड़े होते हैं मेन रोग कौन कौन से इसमें आपके हो सकते हैं वहां पे। पहला रोग तो आपका टीबी ही दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद जैसे आपका निमोनिया रोग भी फेफड़ों से रिलेटेड वहां पे हो जाता है, निमोनिया आपका हो गया। न्यूमोनिया के बाद जैसे आपका अस्थमा किसी किसी को वहां पे होता है, ये भी फेफड़ों का ही रोग आपको वहां पे हो जाता है। इसके बाद एक आपको COPD, ये भी रोग कहाँ का हो जाएगा, फेफड़ों से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए।
अच्छा ये बताओ, रक्त में तैरते छोटे गोल डिस्क जो ऊतकों का ऑक्सीजन ले जाने और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डोल ले जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? देखा होगा, कई सारी वीडियो देखा होगा जहाँ ब्लड आपका सर्कुलेशन वहां पे करता है, वहां पे ऐसे गोल गोल आपने देखे होंगे, ऐसे मतलब रेड कलर के चला करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को दोस्तों आपकी आरबीसी यहाँ पे कहा, जो अभी मैंने बताया था कि इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, कहाँ पे इनका निर्माण वहां पे होता है, तो वो क्या होती है, आरबीसी ही यहाँ पे आपकी हो जाती है। अभी मैंने इनकी संख्याएं भी आपको यहाँ पे बताई थी, इनकी संख्याएं भी आपके क्या क्या वहां पे हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि जैसे ये तो हमें पता है, जो वयस्क इंसान होते, बड़े लोग हो गए, उनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? आपने बता दिया अस्थि मज्जा में होता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा जो भ्रूणावस्था वहां पे होती है, यानी जो भ्रूणा अवस्था वहां पे होती है, तब आपका जो ब्लड वहां बनता है, ये कहाँ बनता है? भ्रूण में ब्लड कहाँ पे बनता है? तो भ्रूण में दोस्तों आप कहाँ बताओगे? आप कहोगे यकृत में। कहाँ पे? यकृत और तिल्ली, यहाँ भी आपका इसका निर्माण आपका वहां पे हो जाता है। अगर भ्रूणावस्था का पूछा जाए तो आप क्या बताओ? यकृत और तिल्ली में भी इसका निर्माण वहां पे होता है। अब ये जो निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है, इसे क्या कहा जाएगा? एरिथ्रोपोएसिस आपका वहां पे ये निर्माण की प्रक्रिया को आपको वहां पे कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन एंजाइम संश्लेषण पर अपने नियंत्रण के माध्यम से वंशागति को नियंत्रित करते हैं, और एक जीन एक एंजाइम का संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो एक जीन एक एंजाइम जो परिकल्पना है, ये किसके द्वारा वहां पे दी गई है? देखो, जो परिकल्पनाएं भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पहले ये परिकल्पना देख लो किसके द्वारा वहां पे दी गई। ये वैज्ञानिकों के नाम हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये परिकल्पना दोस्तों किसके द्वारा दी गई? आप कहोगे बीडल और टाटम के द्वारा वहां पे दी गई। किसके द्वारा? बीडल और टॉटम के द्वारा दी गई। कब दी गई थी? हम कहेंगे 1941 में। कब? 1941 में ये परिकल्पना आपकी वहां पे दी गई थी। अच्छा ये बताओ, ग्रेगर मेंडल को अक्सर जेनेटिक्स के पिता, देखो ये जो पिता वाले क्वेश्चन है ये तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वंशागति के सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादन किया। उनका प्रयोग सामग्री क्या थी? फ्रूट फ्लाई था, या ब्रेड मोल्ड था, या पी प्लांट था, या रीसस मंकी था? तो क्या था? मटर का पेड़ पौधा था, पी प्लांट ही तो आपका हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। और क्या चीजें यहाँ पूछी जा सकती है? अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि ये बताओ वैज्ञानिक के नाम नोट कर लें। जैसे एक वैज्ञानिक थे हमारे मेंडल है, यहाँ से क्या चीज पूछी जा सकती है? या फिर अगर कभी पूछा जाए आपके, जो एक वैज्ञानिक नाम लिख लेना, चार्ल्स डार्विन, इनके बारे में क्या हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर एक और नाम नोट करना, एंटोनी वॉन ली होएक, ये नाम बताओ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। एक नाम आपका अगर क्वेश्चन पूछा गया लुई पास्चर के बारे में, किसके? लुई पास्चर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक आप नोट करना, अरस्तु। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम वहां पे हो जाते हैं कि कोई ना कोई पेपर में कहीं ना कहीं टकरा ही हमारा ये जाता है। जैसे मेंडल में हम लोग क्या जानेंगे, इनको आपका आनुवांशिकता का पिता वहां पे कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को क्या कहेंगे? इनको विकासवाद का पिता कहा जाए। क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताओ, निम्नलिखित में से विकासवाद के पिता हम लोग किसको कहते हैं? किसका नाम बताओगे? चार्ल्स डार्विन का। एंटोनी वॉन ली होक को हम लोग क्या बताओगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। अगर क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, इनको कहा जाएगा। लुई पास्चर में क्या बताओगे? यहाँ पे ये हो जाएंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, ये भी आपके वहां पे हो जाएंगे। अरस्तु में क्या बताओगे? अरस्तु बताओगे जीव विज्ञान का पिता। अगर आपसे पूछा गया तो आप किसका नाम बताओगे? अरस्तु का नाम यहाँ पे बता देना है। अच्छा ये तो डाउन सिंड्रोम मानवों में एक जन्मजात आनुवांशिक विकार है, ये किसके कारण यहाँ पे होता है? दो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, इसका सिंगल यही क्वेश्चन ही आपका वहां पे बनता है कि जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, मानवों में एक जन्मजात आनुवांशिक विकार यहाँ पे होता है, ये किसके कारण से यहाँ पे होता है? इन चार ऑप्शन में बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो किसके कारण से होगा? आप कहोगे सर हम कहेंगे ये होगा जो हमारा क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की कारण। ये सिंगल सा ऐसा ही क्वेश्चन आपका जब भी आएगा सेम यही है, क्योंकि यहां से एक यही क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप क्या कह दोगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया जा रहा है कि एक सफेद महिला एक काले पुरुष से शादी करती है, उनके 4 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। इन बच्चों में से कितना अनुपात काला होने की संभावना है?
कितने बच्चे ऐसे होंगे जो वहाँ पे काले होंगे, ये चीज़ यहाँ पूछी जा रही है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या कहोगे? देखो ज़्यादा बच्चे तो वहाँ पे 50-50% ही कर देंगे, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हो जाए भाई ऐसा कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। तो वो होंगे क्या, मतलब दोनों के कलर वहाँ पे मिक्स वहाँ पे आपके हो जाते हैं। देखो जो आपका त्वचा का रंग वहाँ पे होता है, ये आपका कैसा होता है? त्वचा का रंग हो जाएगा आपका पॉलीजेनिक होता है। पॉलीजेनिक रंग दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। इसलिए ये सफेद और काले माता पिता के जो बच्चे वहां पे होंगे, ये मिश्रित त्वचा वाले रंग के वहां पे होते हैं। यानी ना तो कोई पूरी तरह से काला हो जाएगा, ना तो पूरी तरह से कोई गोरा वहां पे होगा, यानी इनका जो रंग होता है मिक्स वहां पे होता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शन दिए हैं किसी में 25-50%, यानी कोई आप एक्यूरेट कंफर्म वहां नहीं बोल सकते हो कि मतलब कितना परसेंटेज आपका वहां पे हो सकता है। ये मिक्स भी आपके वहां पे हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये बताओ कुछ मानव रोग आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं, ये पहले किसने स्थापित वहां पे किया? कि पहले किसने वहां बोला है? ग्रेगर मेंडल ने बोला है, या बताओ आप एई ग्राउंड में बोला है, या वाटसन और क्रिक ने बोला, या विलियम बेटसन ने बोला है? तो किसने बोला है कि कुछ मानव रोग आनुवांशिक रूप से नियंत्रित वहां पे होते हैं? ये पहले किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया, किसका नाम बताएंगे हम लोग? यहाँ बताना है आपको। आपका गैलेरोड का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी इन्होंने 1908 में इनबॉर्न एरेस्ट ऑफ आपका मेटाबॉलिज्म में अनुवांशिक रोगों को स्थापना वहां पे की थी। कब की थी? 1908 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना यहाँ पे की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये काउंट करके बताना कि क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ था, टोटल कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए थे। और दोस्तों यहाँ पे ये जो नोट्स यहाँ पे दी, सीधा जैसे आप एप्लीकेशन एनए वाला डाउनलोड यहाँ पे करोगे, ये फोल्डर आपको सीधा दिख जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ मिल जाएंगे, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ वहाँ पे। और ये सारे इंपॉर्टेंट वही मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट वहाँ पे हुए, या जो प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी वहाँ पे हो चुके हैं। इसके साथ दोस्तों आपके जो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके में से सारे आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ बताए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं वहाँ पे। तो पेपर के पहले ये मान चलना, अप्रैल महीना का लास्ट वीक हो गया, मई महीने पहले वीक में आपका एग्जाम वहाँ पे हो जाएगा। तो पेपर के पहले ये सारी चीज जरूर वहाँ पे तैयार कर लेना, अगर आपको अपना एग्जाम इसी साल वहाँ पे क्लियर करना है। तो अगर किसी बच्चे कोई वहाँ पे डाउट भी वहाँ पे होता है, तो ये स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो ही कर रहा है, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं बिल्कुल आपका क्लियर वहाँ पे करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे फिर 7 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।